हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS एंड PCS। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो बात करने के लिए वो है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के अंदर जो विज्ञान था, जो टेक्नोलॉजी थी, उसकी क्या दिशा थी, इसको देखते हैं। जो मैं आपको अभी तक करने के लिए कहता था ना, आप लोगों को मयूर याद होगा कि सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न, उसको एक जगह लिखते चलना। इस चैप्टर ने श्रेया वो काम हमारा आसान कर दिया, ठीक है अश्मा। दिस विल वर्क इज़ वेरी हैंडी। हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरुआत होते होते गुप्ता एम्पायर तक इसने सब कुछ लिखा हुआ है। जितने भी ट्रैवलर्स थे, जो भी चीज़ें यूज़ होती थी रोज़मर्रा के जीवन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या दिशा थी, ऐसे ही इसने प्राचीन भारत के अंदर कर रखा है और मध्यकालीन भारत के अंदर भी बता रखा है और आधुनिक भारत के अंदर भी बता रखा है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं एंशिएंट इंडिया को। बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। देखो, हड़प्पन्स के पास आपको पता है कि अच्छी खासी नॉलेज थी विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। ये चीज़ हम कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज ऑफ द रिमार्केबल टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा, राइट? याद है उधर की रोडें, ग्रिड पैटर्न, उसके बाद नालों को ढकने के लिए वो कवर स्लैब लगाना, और क्या कहते हैं, जितनी भी ईंटें मिली हैं हड़प्पा में वो एक स्टैंडर्ड रेशियो की मिली है सारी की सारी। मतलब सिर्फ हड़प्पा में नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स पर ईंटें मिली हैं, तभी तो वो रेलवे की पटरी बिछ गई थी लाहौर से मुल्तान, राइट है? ये याद है? वेरी गुड। अब हड़प्पा की बात तो वो आपको बता रहा है, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए राइटर आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई आपसे पूछे भारत में गणित की शुरुआत कहाँ से होती है, मैथ्स की शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसके लिए जो सबसे पहली बुक है उसका नाम है शुल्ब सूत्र। क्या नाम है? शुल्ब सूत्र इज सपोज टू बी द ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। अब उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी चीज़ें हमें गड़ी हुई मिली हैं, जैसे ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट, कॉपर आर्टिफैक्ट, ग्लेस पॉटरी, जो भी हमें चीज़ें मिली हैं, ये दिखाता है हमें कि हड़प्पन्स के पास हाई अमाउंट ऑफ या हाई लेवल ऑफ मेटलर्जिकल नॉलेज थी। और मेटलर्जी क्या होती है? आर्ट ऑफ मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट, स्पेशली मेटल्स। ठीक है, स्पेशली मेटल्स। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कॉपर स्मिथ क्या करता है? कॉपर के ऑब्जेक्ट्स को शेप देता है ना? गोल्ड स्मिथ क्या करता है? गोल्ड से बनी धातुओं को शेप देता है। तो मेटलर्जी तो वैसे भी हमें पता है ना, हम लोग पूनम दलाल दहिया में भी साइंटिफिक पॉइंट को लिख चुके हैं। श्रेया काफ़ी ज़्यादा फोकस करा था उसने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वेदास पे। अभी पूनम दलाल दहिया में भी वैदिक लिटरेचर से स्टार्ट करना है। तो देयर वॉज अ अवेयरनेस इन द वैदिक पीपल रिगार्डिंग द फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। अब फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट से क्या बनता है? मदिरा, नशा, वाइन। लेकिन ये वाली बात ना, लिस्ट तो अच्छी है इसकी, रवि पी अग्रवाल ने जो लिस्ट दी अच्छी है। अब जैसे जब इसने वाइन का पॉइंट रेज करा ना, जब मैं इसका कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था, दिमाग में ऑटोमेटिकली जाग गया कि भाई ये हड़प्पा की, ये वैदिक लिटरेचर की क्यों बात कर रहा है। वापस जाऊं, हड़प्पा के अंदर भी तो वो याद है परफोरेटेड पॉटरी, अजम्पशन करी जाती है कि वो वाइन के लिए यूज होती होगी। अब आप कहोगे सर ये साइंस का पार्ट कैसे? अरे भाई, इंसान ने मेहनत करके डोपामिन रिलीज करना छोड़ के टेम्पररी सुख प्राप्त करना सीख लिए हैं, है ना? तो ये भी तो एक साइंस वाली चीज़ है। और साइंस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी इस चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन में? कोई भी एक सिस्टमैटिक और एम्पेरिकल एक्टिविटी जो कि आपकी फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज को इनहेंस करता हो और अलग अलग सिचुएशंस के अंदर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तो बताओ, दारू चाहे सुबह पियो, शाम को पियो, रात को पियो, कभी भी पियो, किसी भी ओकेजन के पियो, अंदर पियो, सर्दियों में लो, गर्मी में लो, नशा तो नहीं देगी इंसान को कि नहीं? क्यों आशिमा? है ना? तो देयर वॉज अ अवेयरनेस इन द वैदिक पीपल रिगार्डिंग फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग ऑफ लेदर का मतलब क्या होता है? याद है वो स्किनिंग करते थे एनिमल्स की खाल को वो अलग करके, और फिर वो एक उनका जो फर है, जो लेदर है, जो भी है, वो उसको अलग कर दिया। एज वेल एज डाइंग प्रोसेस, कलर देना। ये वैदिक लोगों की बात हो रही है। और वैदिक लिटरेचर अभी आप जब आगे
एनसीईआरटी से तो देखो कर चुके हो, उसमें इतनी डिटेल में नॉलेज नहीं थी। पूनम दलाल दहिया में आपको पता लगेगा कि ऐसा होता था और क्यों होता था। उसके बाद आगे हाँ बोलो बोलो। गेरुआ, बिल्कुल वो भी होता था, घर लीपते थे, वो कलर देते थे। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी एडी जो है उसके अंदर में मास प्रोडक्शन देखने को मिलती है मेटल्स की, सच एस आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और वेरियस काइंड ऑफ अलॉयज लाइक ब्रॉन्ज एंड ब्रास। अलॉय क्या होता है? अलॉय एक ऐसा मेटल से बनी हुई चीज़ होती है, प्रॉपर तरीके से मेटल नहीं होता, नेचुरली वो अर्थ में नहीं मिलता है। जब आप मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम, दो मेटल को जब आप मिक्स कर देते हो तो आपके पास रिजल्टेंट आउटकम क्या आता है? इन द फॉर्म ऑफ अलॉय। जैसे ब्रॉन्ज कुदरती रूप से मिलता है क्या आसपास के वातावरण में? कहीं गड़ा हुआ बिल्कुल नहीं मिलता है। ब्रॉन्ज को कैसे बनाया जाता है? कॉपर और जिसको मिक्स करके, टिन को मिक्स करके। इस वाली बात को भी मेरे को थोड़ी सी अटपटी वाला ये वाला पॉइंट लगा, क्योंकि जैसे बोल रहा है इट ऑल्सो विटनेस मास प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। भाई ये तो हड़प्पा में भी होता था। और फिर अगर बात करो तुम आयरन को ही लेना चाहते हो तो कौन से बीसी पे चले जाओ? 6th सेंचुरी बीसी पे चले जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन वो बोल रहा होगा कि एज कम्पेयर टू द लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन इतनी कभी भी नहीं हुई है, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी ठीक है। उसके बाद वापस चलते हैं हड़प्पा पे। जो शिप बिल्डिंग में भारतीयों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना पुराना है कि जब लोग अच्छे से स्विमिंग करना भी नहीं जानते थे ना तालाबों में, पानी में, उस टाइम पर हम लोग शिप बिल्डिंग कर रहे थे। और इसका एविडेंस क्या है? गुजरात के अंदर जो साइट है लोथल, है ना, जो कि हमारा एविडेंस है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, प्राचीन इतिहास के अंदर, भारत के इतिहास के अंदर फर्स्ट डॉकयार्ड। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या डॉकयार्ड इजिप्ट या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में रहे होंगे, या दिलमुन या मगान सिविलाइजेशन के अंदर? श्योर श्योर तरीके से बोल सकते हो? जरा एविडेंस दो जरा मुझे इसका। नहीं एविडेंस दो मुझे इसका, इस बात को प्रूव करो जरा। सील से क्या होता है यार? चलो ठीक है मान लिया। हाँ, और सील्स को मान लिया, चलो और बताओ। दिल खुश नहीं हुआ, लेकिन मेरा दिल खुश करो मेरा। वेरी गुड। जब अपने बिल्कुल सामान, वेरी गुड, जब अपने सामान जो है वो वहां तक जा रहा है तो वहां से भी तो यहाँ तक आ रहा होगा, तो वो क्या बंदा तैर के आ रहा है मयूर वहां पे, है ना? नहीं वो ये वाला एरा नहीं था वो रोमन एम्पायर के साथ जब ट्रेड आगे चलकर होता था तब होता था। होता होगा, आती होंगी, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर एविडेंस है हमारे पास अकाउंट्स का कि हाँ वाइन और गर्ल्स की ट्रेडिंग होती थी, तो वो रोमन एम्पायर के साथ जब ट्रेड होता था। विच हाउसेज द रेमेंस ऑफ डॉकयार्ड, इट फर्दर प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ ट्रेड फ्लरिशिंग थ्रू सीज इन दोज डेज, है ना? और हमारा समुद्री रास्ता कौन कौन से सिविलाइजेशन तक जाता था? स्टॉपेज बताओ। पहला दिलमन सिविलाइजेशन, दूसरा मगान सिविलाइजेशन, और ऊपर चले जाओ तो मेसोपोटामियन, बगल में लेफ्ट हैंड साइड में इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ओके। उसके बाद विक्रमादित्य के कोर्ट में 9 रत्न थे। अच्छा, सिमिलर एक कंपैरेटिव एनालिसिस बनाओ, और किसके कोर्ट में 9 लोग थे? हाँ, अकबर के कोई नवरत्न का 2 एग्जांपल दो, कोई भी 2। बीरबल, राजा मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, वेरी गुड, ठीक है। वराहमिहिर जो था, ही वॉज अमंग द 9 जेम्स इन द विक्रमादित्या's कोर्ट। विक्रमादित्य ने इसको टाइटल दिया था वराह बिकॉज ऑफ हिज एक्यूरेट प्रोडिक्शन। अब ध्यान से सुनना, भारत में दुनिया का सबसे पहला एक सोर्स है एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है और ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग होता है? एस्ट्रोलॉजी किसकी स्टडी होती है? हस्तरेखा की, स्टार्स की, आपकी कुंडली की, राइट? और एस्ट्रोनॉमी किसकी स्टडी होती है? चांद तारे तो अब ठीक है, वो बोल समझ लीजिए, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। हाँ, तो हिज वर्क इज कंसिडर्ड एज अ पाइनियर वर्क इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। नाम है वर्क का बृहत संहिता। क्या है? बृहत संहिता। अच्छा, जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा ना, जैसे देखो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अभी आएगा, सब कुछ आएगा। ये संहिता का वर्ड आपने कभी मुझसे पूछा नहीं कि इसका सर मतलब क्या होता है संहिता का, या किसको अगर आप चाहो तो उसको संहित भी बोल सकते हो। संहित या संहिता का मतलब बेसिकली होता है किसी भी चीज़ के ऊपर एक डिटेल्ड अकाउंट जब लिखा जाता है ना, आधी अधूरी बात नहीं करी जाती। डिटेल्ड अकाउंट, जिसके लिए एक वर्ड यूज होता है, आपने सुना अक्सर एनसीईआरटी में, ट्रिटाइस।
इसी को ट्रेटाइज को आप संस्कृत अनुवाद में बोलना चाहो तो वह शब्द क्या निकल कर आएगा? संहिता। और मतलब जानना चाहो डिटेल रखो। क्लियर हो गया? आज के बाद संहिता का मतलब हमेशा के लिए बोलो, ठीक है। आगे ये वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आगे चलकर ना पूरम दल धैया के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम ये वर्ड रिपीट होंगे तो आपको दिक्कत ना देंगे, ठीक है। तो हिज वर्क बृहत संहिता इज कंसिडर्ड एज अ गुड वर्क, एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ही ऑब्जर्व दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड सिमिलरली अर्थ रिवॉल्व्स मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके आगे बौद्धयान, ये ऐसा पहला पर्सन था जिसने पाई की वैल्यू को दिया। पाई की वैल्यू थी, क्या होती है पाई की वैल्यू? 22 बाय क्या होती है? 7 ना। तुम में से किस किस के पास मैथ्स थी? नहीं 12वीं तक बताओ, 10th तो मेरे पास भी थी और मैं बहुत अच्छा था। हाँ श्रेय आपके पास तो होगी कॉलेज तक? कॉलेज तक ना? वाह। और बाकी? अच्छा तुम्हारे पास भी थी। और नीरज आपके पास भी थी? अच्छा पर्सनल कॉल पे मिलना जरा तुम तीन मेरे को। तो बौद्धयान वो तो चलो तुम लोग तो फिर भी ठीक हो। जैद भाई मैथ्स ऑनर्स। बौद्धयान वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पाई। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम इज फाउंड इन बौद्धयान शुल्प सूत्र। इससे हम क्या कह सकते हैं? पाइथागोरस ने जो पाइथागोरस थ्योरम दी उससे पहले हम वो थ्योरम दे चुके थे। बौद्धयान दे चुका था कौन सी बुक में? अपनी शुल्प सूत्र में। यार एक बात मैं आपको बता दूं, प्लीज आपको याद रखना है, आप इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कल को आप शुल्प सूत्र की जगह बृहत संहिता लिख कर आ जाओ, उसकी जगह पता चला चारक संहिता और आयुर्वेद लिख कर आ जाओ। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें सुश्रुत संहिता के अंदर मिलती है। भाई वो सर्जरी की बुक है, ये मैथ्स की बुक है, ठीक है। डोंट वरी, प्रैक्टिस करोगे रिवीजन करोगे आ जाएगा। चलो हटाओ इन बातों को, वो हो जाएगा। पाइथागोरस, पहले मुझे ये बताओ ये भाई साहब अपने PSIR के कौन से बंदे के क्लासरूम में बैठा करते थे? ये प्लेटो के। अब प्लेटो ट्यूटर नहीं था, इनका ट्यूटर सबका कॉमन कौन था? सोक्रेटिस। और प्लेटो की द रिपब्लिक वर्क में श्रेया देख लेना, प्लेटो का तो वर्क था, ये लोग सब जानते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत PSIR स्टार्ट करा था मैंने। तो पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस प्लेटो के साथ सोक्रेटिस के क्लासरूम में बैठता था। और भी थे, आपको याद है ना वो थियोडोरस। और ये लोग सब क्या कहते थे? जैसे ये मैथ्स की फील्ड में था, फिर कुछ उसके क्लासरूम में कहते थे, याद है? नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। एंड एक बंदा आर्गुमेंट देता था कि एवरीथिंग इज परमानेंट, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो ये चीज़ें ना काफ़ी मायने रखती हैं, पता है क्यों? हमारे GS पेपर 4 के अंदर। क्योंकि दोस्तों आप सोच के देखो, जैसे कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करे, अरे क्या करना है ये सब नौकरी वोकरी करके, ये इतनी मेहनत करके क्या छोड़ के चले जाओगे, क्या लेकर चले जाओगे? नेपोलियन ने पूरी दुनिया पे कब्जा करा, पूरी यूरोप पे कब्जा करा, क्या ही लेकर चला गया वो, है ना, सब कुछ तो छोड़ गया। अब आपके अंदर जो एक ये जिजीविषा है, एक ये अंदर से जो एक लाइट है जो कि आपको आगे पुश करती है, एक एनर्जी जो पुश करती है आपको, तो वो किसी न किसी चीज़ के लिए तो कर रही होगी। जैसे हमारे फाउंडेशन कोर्स में 2-3 हैं MCBC तरह के लोग, तो वो मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर रोटी तो खानी है दो, क्या करना है इतनी मेहनत करके? मैं कहा छोड़ दो भाई, तैयारी छोड़ दो और जाओ 2 रोटी खा लो बैठ के। तो ये चीज़ें ना एथिक्स के अंदर कोटेशंस की फॉर्म में आती हैं, जो एथिक्स का पार्ट 1 होता है। पेपर वो एक ही होता है, एथिक्स में 2 पार्ट होते हैं। सेकंड पार्ट होता है केस स्टडीज, फर्स्ट पार्ट होता है थ्योरी। थ्योरी के अंदर ही कोटेशंस आती हैं। और हेल्प तो दोस्तों देखो उसी की हो पाती है जिसके पास PSIR हो, क्योंकि सारी कोटेशंस 90% पिछले
11 साल के अंदर यूपीएससी पीएसआईआर वालों सही, मतलब उस पीएसआईआर सही निकाल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरीज तो यही होते हैं ना। उसके बाद समरी ऑफ मैथमेटिक्स वॉज मेंशन्ड इन आर्यभट्टास बुक, मतलब अब देख लो ध्यान से, मैथमेटिक्स की पूरी किताब नहीं लिखी थी इसने, समरी, मतलब जितनी आज हम मैथ्स को जानते हैं उसका काफ़ी हद तक एक पोर्शन, समराइज वर्जन आर्यभट्ट ने अपनी बुक में लिखा था, आर्यभाटिया। एनसीईआरटी में सुन चुके हैं नाम इसके बारे में, और तमिलनाडु बुक में भी, राइट। वरामीरा का नाम भी आप लोगों ने सुना ही है मुझसे, तमिलनाडु और एनसीईआरटी में। तो इसने बेसिकली एक्सप्लेन करा था जीरो को एज अ सिंबल एज वेल एज अ कंसेप्ट, जिससे इसकी मदद हुई इन अंडरस्टैंडिंग द एक्यूरेट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। आर्यभट्ट के बारे में याद है आपको, अक्षय कुमार बोलता है, अगर आपने मूवी देखी हो वो देसी बॉयज, जब वो लंदन में क्लासरूम में होता है और उसका प्रोफेसर इंडियंस का मजाक उड़ा रहा होता है, तब वो आर्ग्यू करता है ना। ही ऑल्सो मैंशन दैट अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक काम और करना, मुझे याद दिला देना, मैं आपको ना एक छोटी सी क्लिप दूंगा, नमस्ते लंदन की, वो सीन याद है जब कैटरीना कैफ की उससे सगाई होती है, तो उसके अपने वो दादा ससुर से मिलवाती है उसको, वो अंग्रेज से, तो वो हिंदुस्तान के बारे में मतलब बेसिकली कुछ ज्ञान देता है ना। उसकी अक्षय कुमार की वो 2.5 मिनट की जो लाइन है ना, वो आपका प्रिम्स का एक प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती है। डोंट वरी, अब इस उम्र में या इस फेज में आके पिक्चर दिखने मत बैठ जाना, आपके पास टाइम नहीं है उसके लिए। जो मेरा बिगड़ा हुआ बचपन है वो आपके काम आएगा, ठीक है। तो ही ऑल्सो करेक्टली स्टेटेड दैट रिफ्लेक्टेड सनलाइट इज द रीजन बिहाइंड द, कुछ ज़्यादा ही बोल गया ये भावनाओं में, है ना, शाइनिंग ऑफ मून एंड प्लैनेट्स। लस्टर तो ऐसे कह रहे थे, पॉलिश से कोई चमकाता उसको लोहे की तरह। लस्टर वर्ड पहली बात है मेटल में यूज़ होता है, इससे बोल साइंस की किताब लिख रहे तो साइंस तो पढ़ ले पहले, ठीक है। तो सनलाइट की बात करें तो 6th क्लास की ज्योग्राफी पे सर अपना ध्यान लेकर जाओ। पहला चैप्टर, हाँ पहला या दूसरा, जो मतलब जो शुरू के 3 चैप्टर से, और तमिलनाडु का जो एक चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी के 3 चैप्टर मिलाकर बनाता है। बताओ कौन से सेलेस्टियल बॉडी की खुद की हीट एंड लाइट होती है? मैं आपको बोलता चाहता हूँ, मुझे बताते जाना। अरे मुझे तो बोल लेंगे, हाँ ठीक है। सन पहली बात है, सन अपने आप में कुछ नहीं होता, स्टार की होती है। अब तो बता दो, अब जब बोलना तो गूंगे बन के बैठे हुए। सन एक स्टार है। स्टार ठंडा होता है कि गर्म होता है? क्यों होता है? उसमें 2 कौन सी गैसेस होती हैं? हाँ, मून के पास खुद की लाइट होती है। क्यों? रात को तो चमक रहा, आज मैं तेरी कसम चमक रहा भी बाहर। अच्छा, झूठी कसम नहीं खाई देगा मैंने, ठीक है। उसके बाद वीनस भी कभी कभार चमकता है, हैं? नहीं मतलब लाइट आ रही होती है अगर, जैसे मतलब मान लो यार, एक मयूर एक माहौल बना रहा हूँ यार, मैं बोलने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। प्लैनेट्स के पास कभी बार खुद की लाइट है, जैसे मान लो दिख रहा है मुझे अर्थ से प्लैनेट दिख रहा है, S23 अल्ट्रा से दिख रहा है। अब तो बताओ कैसे दिख पा रहा है वो मुझे? हाँ, रिलेशन सनलाइट। उसके बाद ब्रह्मगुप्ता या ब्रह्मगुप्त भी बोलते हैं इसको, ही इंट्रोड्यूस मल्टीप्लीकेशन मेथड्स। मल्टीप्लीकेशन मेथड्स मतलब इन विच देयर इज द यूज ऑफ प्लेस वैल्यू इन द एग्जैक्ट वे, जैसा आज के दिनों में हम यूज़ करते हैं। प्लेस वैल्यू जैसे क्या, हम लोग ये करते हैं ना, जैसे 155 इंटू 2, तो हम क्या करते हैं, इंटू 2 यहाँ लगाते हैं। अगर मुझे इसको इंटू 22 करना हो तो मैं x यहाँ पर लगाऊंगा और ये ऐसे करूँगा, राइट। अगर मुझे उसको 222 करना हो तो मैं ऐसे करूँगा और फिर ऐसे करके, यही करते हैं ना। और फिर प्लेस वैल्यू कैरी करते हैं, 1 0 आएगा, 2 0 आएंगे अगली लाइन में, फिर 3 0 आएंगे, ऐसे ही करते हैं। ये इसने पहले ही दे दिया था कंसेप्ट। उसके बाद इसकी जो बुक थी, फेमस बुक, उसका नाम था ब्रह्म स्फूत सिद्धांतिका। उसके अंदर देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड सम ऑपरेशंस ऑन जीरो। अब ये ऑपरेशंस ऑन जीरो का मतलब क्या होता है? जैसे जीरो के बड़े सारे ऑपरेशंस होते हैं। अगर मैं आपको एक नंबर दूं, आशा में बताना जरा,
ये एक नंबर है, ठीक है। इसको मैं इंटू 0 करूं, क्या निकलेगा जल्दी बताओ? 0। वन टू 999 डिवाइडेड बाई 0, 0। चल आशिमा, शुक्र है माँ बाप ने तेरे को इतना तो पढ़ाया कम से कम। क्या होता है? हाँ मतलब ठीक है, अब अल्ट्रा प्रो मैक्स हम सब ने मुझे श्रेया बस 2x2 काफ़ी है मेरे लिए। बाकी जितनी मेरी मैच चलती है ना, वो मेरी और मयूर की डेल्टा एक्सचेंज भी हो जाती है, बस काफ़ी है वो। उसके बाद हाँ, नेगेटिव नंबर जो है ना, इसने जो इंट्रोड्यूस करे थे, वो आपको पता है ना, जैसे अगर आप एक स्केल पर आओ 1 2 3, लेकिन उल्टा जाओ 3 2 1 0, उसके बाद -1 -2 -3, ठीक है। भास्कराचार्य इज रिनाउंड फॉर इस बुक सिद्धांत शिरोमणि, जिसके 4 सेक्शंस हैं। सिद्धांत शिरोमणि में 4 बाइफर्केशंस है फॉर द सब्जेक्ट्स की। आप इसको ऐसा समझ लो, हमारे पास जैसे बचपन में कॉपी नहीं होती थी जिसमें इंग्लिश वाली वो 4 लाइनें होती थी, फिर कुछ डिवीजन के बाद फिर मैथ्स के लिए वो बॉक्सेस होते थे, है ना, ऐसे करके वो फिर डबल लाइन ट्रिपल लाइन वाली, और वो मैथ्स की उसमें डिवाइडेड होती थी। एक ही कॉपी 4 सब्जेक्ट में डिवाइड होती थी, है ना, विच हैज 4 सेक्शंस। ऐसी इसकी जो बुक है वो 4 सेक्शन में ऐसे डिवाइडेड है। एलजेब्रा, जिसको बोला गया बीज गणित, एरिथमेटिक, लीलावती, प्लेनेट की मैथमेटिक्स, इसको ग्रह गणित बोलते हैं, इसने गलत लिखा हुआ है वैसे, गिहा गणित, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, इसको ग्रह गणित बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गोल अध्याय, स्फीयर, ठीक है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ मेथड टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशंस कॉल्ड चक्रावत मेथड और साइक्लिक मेथड। पहली अरिथमेटिक जो टेक्स्ट बुक थी वो थी गणित सार संग्रह, जिसको महावीराचार्य ने लिखी थी 850 AD में। उसके बाद 6वीं शताब्दी का एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, कनड़, इसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो कि आज के प्रेजेंट से जो थ्योरी प्रेजेंट करती है ना एटम की, आज के समय में बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। एज पर द थ्योरी, जो हमारे आसपास की जो दुनिया है वो छोटे छोटे कण से बनी है, विच आर इनविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल। और एटम का और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? 3। अरे नहीं, क्या बोल रही यूरेनियम थ्योरी? हाँ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, सॉरी न्यूट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे, जैसे बड़े सारे मॉडल्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, 9th क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद कंक्लूजन में आप ये पहुंचोगे कि कोई भी मॉडल ठीक नहीं है। हाँ, पीरियोडिक टेबल, हाँ वो भी ठीक नहीं है। एक वो आता है पुडिंग मॉडल, पता नहीं कौन सा, वो भी ठीक नहीं होता। फिर एक वो होता है कि जिसमें गोल्ड फॉयल पेपर से कुछ पास करी गई थी लाइट, और फिर वो, हाँ वो भी ठीक नहीं होता। चलो, वराम, हीरा, प्लेडेन वो मिलती हैं, लेकिन तो वराम, हीरा प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और इकोलॉजी, ठीक है। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट प्रेजेंस ऑफ टर्माइट्स एंड प्लांट्स, दे कुड बी very well to be the indicators of the presence of underground water.
इसने बोला था वरामीरा ने। और वरामीरा किसके कोर्ट में काम करता था? कौन से नवरत्न में से एक था? किसके कोर्ट में मिला? विक्रमादित्य। ठीक है, हाँ वही तो। क्या? नहीं, वो एशियन हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत हो ना, अभी आप क्रोनोलॉजी अपने आप जाग जाएगी। पूनम नलाल दही से इतना तो समझ में आ गया ना, अभी तक हम स्टोन एज से करते करते हड़प्पा तक पहुंचे हैं ना। उसके बाद आगे की बुरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी तो फिर भी बहुत हौच पौच करके स्टोरी देती है ना। हाँ ये शेर आप सही कह रहे हो कि इसको एक ही साथ लिख देना चाहिए था, बाद में फालतू में। बृहत संहिता, इसने अपनी बुक के अंदर लिखा, ही ट्राइड टू कोरिलेट द नेचुरल प्रोसेसेस लाइक अंडर सी एक्टिविटीज। अच्छा, अंडर सी एक्टिविटीज क्या होती है आज के समय में ज्योग्राफी में? कौन सी थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना। तो प्लैनेटरी मोशंस एंड अनयूजुअल क्लाउड फॉर्मेशन विच आर बिलीव टू द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अब समझ गए मैं क्यों बोल रहा था आपसे टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी? ठीक है। उसके बाद आयुर्वेद, आयुर्वेद इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच वॉज डेवलप्ड इन एंशिएंट टाइम्स। ओल्डेस्ट नोन मेडिकल बुक ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म फॉर आयुर्वेद इज अत्रि संहिता। उसके बाद साइकोलॉजी में याद है आशिमा, और एनसीईआरटी में भी हम वैसे पढ़ते रहते, लेकिन साइकोलॉजी में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद, जिसने पर्सन के अंदर जो बताता है कि 3 तरह के दोष होते हैं, वत्स, पित्त और काफ, है ना। तो चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद या चरक जिसने दिया था, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ सुश्रुत एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद कौन सा वेद है? याद करो सारे वेदों को। ऋग्वेद नंबर 1, यजुर्वेद नंबर 2, सामवेद नंबर 3 और अथर्ववेद नंबर 4। यानी कि कौन सा वेद हुआ? लास्ट वेद। इन अथर्ववेद फॉर द फर्स्ट टाइम डिसीजेस, उनका क्योर, उनकी मेडिसिन, दे वर मेंशन फॉर फीवर, कफ, कंजम्पशन, डायरिया, ड्रॉपसी, सोर्स एंड लेप्रोसी। इतने पुराने टाइम में हम ये दे चुके थे थ्योरीज। भारत के अंदर देयर वर इमर्जेंस ऑफ मेडिसिन एंड लर्निंग सेंटर्स एट प्लेसेस सच एज तक्षशिला एंड वाराणसी। यानी कि आप क्या कह सकते हो? दे वर काइंड ऑफ फर्स्ट एम्स ऑफ इंडिया, राइट। अगर ये लर्निंग सेंटर है, मेडिसिन को लेकर ये डेवलप हुए हैं। एम्स क्या होता है? एम्स आपको क्या लगता है सिर्फ हॉस्पिटल है? वहाँ पढ़ाई भी होती है, आपको पता है, बैचेस चलते हैं, क्लासेस चलती हैं, लोग हॉस्टल में रहते हैं। पता नहीं वाली बात आपको कि गंगाराम वगैरह जो भी होता है, ये जब आई थिंक अब तो वो होता है, नीट होता है बच्चों का, तो जब वो निकलता है ना, तो इसके बाद इनकी रैंकिंग के हिसाब से हर किसी का सपना होता है कि दिल्ली एम्स मिल जाए। जैसे IITians वालों का सपना होता है कि ये अच्छी ब्रांच मिल जाए, अच्छी रैंक मिल जाए, दिल्ली IIT मिल जाए। हमारा सपना होता है कि सिंगल डिजिट रैंक आने के बाद हम अपनी मर्जी से सर्विस में जा सकें। सिर्फ UPSC निकालना हमारा मकसद नहीं होता ना, कि इंडियन रेलवे में ट्रैफिक सर्विस मिल गई लास्ट अटेम्प्ट के अंदर। उसके बाद चरक संहिता बाय चरक एंड सुश्रुत संहिता बाय सुश्रुत, दे आर द 2 important texts in this field, in the field of medicine and surgery. कनिष्क के कोर्ट में चरक जो था, he was राजवैद्य, रॉयल डॉक्टर। He is credited as the first person who talked about digestion, metabolism and immunity. इसको जेनेटिक्स कंसेप्ट के बारे में भी पता था। जेनेटिक कंसेप्ट में आपको पता है इसको कैसे पता था? ये ना उसके दरबार में जो भी रानियां होती थी या जो भी औरत प्रेग्नेंट होती थी ना, तो उनको बताता था कि अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर ना तुम महाराजा की शक्ल दिन में 2-4 बार देखा करो, ऐसे गुड़ आएंगे, ठीक है, और अच्छे से रहा करो, गुस्सा मत करा करो। जब भी दरबार के अंदर कोई लड़ाई झगड़े की बात हो, अपने कानों को कष्ट मत देना, कभी भी युद्ध भूमि रणभूमि में आने की गलती मत करना, कोई भी स्ट्रेसफुल बात को अपने ऊपर हावी मत होने देना, ताकि जीन्स हेल्दी रहे। और वो जेनेटिक जो मतलब DNA मतलब एक तरीके से जो है, उसके बारे में इसको इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। ही ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन, या देखो एक नाम देखो, राइनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी की नॉलेज हमें उस टाइम पड़ती है। मैं आपको NCERT में भी करवा चुका हूँ वैसे, लेकिन राइनोप्लास्टी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है हमारी NCERT के अंदर। एज वेल एज इन ऑप्थेल्मिक सर्जरी, रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट कहाँ पर होता है?
हाँ मोतियाबिंद कहाँ होता है? आँख में। कैसे निकलता है? आजमा कौन से हथौड़े चाहिए होते हैं इसके लिए? कौन सा पेचकस है? हाँ ऑपरेशन क्या मतलब कैसे, क्या फावड़ा लूँ, पेचकस लूँ, चाकू लूँ, क्या? तो अरे यार शहराज को बताओ कैसे होता है इसका ऑपरेशन है? अब ये मत बोलना चाहिए मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। अरे यार बताया तो था लेज़र वेजर से अभी यार पहले लेक्चर के अंदर मैंने। हाँ लेज़र से करते, वो कह रही डॉक्टर के पास जाओ। लगा आज मैं अपने अभी थप्पड़ तेरे से। तो कल को मैं कुछ पूछ लूँगा आज मैं, तू कहेगी मैं कोचिंग सेंटर थोड़ी ना हूँ हैं। सरप्राइजिंगली मॉडर्न सर्जन्स यूज टेक्निक सिमिलर टू डेट ऑफ सुश्रुत ड्यूरिंग प्लास्टिक सर्जरीज। देख लो आज के समय में जो प्लास्टिक सर्जरीज जिस तरीके से कंडक्ट होती है, हमें उसके अंदर एक झलक देखने को मिलती है उन कंसेप्ट्स की जो कि राइनोप्लास्टी के कंसेप्ट को देखते हुए अपनी किताब सुश्रुत संहिता के अंदर सुश्रुत ने मेंशन करे थे। उसके बाद योगा ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम एज एन एलाइड आयुर्वेद साइंस। उसके साथ ही मिलजुल कर डेवलप हुआ था फॉर क्यूरिंग द बॉडी एट फिजिकल एंड मेंटल लेवल विदाउट एनी मेडिसिन। संस्कृत एक शब्द है योक्त्र, यानी कि योकिंग ऑफ द माइंड टू द इनर सेल्फ आफ्टर डिटैचिंग इट फ्रॉम द आउटर सेंसेस, सब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। बाहर की दुनिया से अपने आप को डिटैच कर लो। और योगा का मीनिंग ही क्या होता है? आत्मन का मिलन किसके साथ? परमात्मन के साथ। कनेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल सोल। और दुनियादारी को छोड़ दो। इट इज़ यूज फॉर द डेरिवेशन ऑफ द टर्म योग। हाथ योग एक फिजिकल और मेंटल योगा होती है, जबकि राजयोग एक जो होती है सिर्फ मेंटल योगा होती है। कोई सेंस है इस बात की यहाँ लिखने की? सारी तरह की योगा बताओ इसको बोल। उसके बाद पर्पस ऑफ योगा इज द अचीवमेंट ऑफ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस थ्रू बॉन्डेज ऑफ लिबरेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। आशिमा कभी करके देखना, सबसे ज़्यादा तेरे को ये बैलेंस मिलना चाहिए लाइफ में, स्पिरिचुअल बैलेंस। ठीक है। उसके बाद पतंजलि इज द पर्सन बिहाइंड दिस ग्रेट साइंस। अब आशिमा पतंजलि का मतलब बाबा रामदेव नहीं है, पतंजलि सच में एक पर्सन था। ठीक है। क्या तुम सोचो बाबा रामदेव लेकर आए योगा? फिजिकल एजुकेशन में था। ठीक है। श्रेय इतना तो पता है ना, ये पतंजलि पर्सन थे ना, रामदेव नहीं है। अरे कई लौंडे नखून रगड़ रहे होता अपना ऑटो में बैठ के। इन हिज बुक योग सूत्र ही मेंशन्ड ओम एज अ कॉस्मिक साउंड स्पोकन एज अ सिंबल ऑफ गॉड। अभी मैं ओम पे आता हूं 2 मिनट में। अमंग हिज अदर वर्क्स पतंजलि इज नोन फॉर हिज बुक ऑन मेडिसिन एंड हिज वर्क ऑन पनिनीज ग्रामर नोन एज महाभाष्य। इन्होंने इसके ऊपर भी मतलब एक डिक्टम दी है, कुछ ना कुछ एनालिसिस करी है। ठीक है। और पनिनी के बारे में एक बॉक्स में गिवन है 6th क्लास की एनसीईआरटी में हिस्ट्री में, है ना। और महाभाष्य से भी आपने बात सुन रखा है। अब मैं आपको ना जैसे एक ओम बताता हूँ। ये ना ऐसा जो ये शब्द आता है ना, अगर आप जैसे अपनी स्पिरिचुअल इम्बैलेंस को बैलेंस में इमीडिएटली लाना चाहते हो और सोहम मेडिटेशन वगैरह करने का आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी मतलब करने का, एक्सरसाइज वगैरह करने का अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है पूरा का पूरा दिन सुबह से ही आपका काफ़ी स्ट्रेसफुल है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं इसी की ट्रिटाइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये। ठीक है। तो जो ओम है ना वो एक कॉस्मिक साउंड है। कॉस्मिक साउंड का मतलब क्या है? आपको इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करना है अगर, तो ओम बोलकर आप सबसे जल्दी अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। उसकी चाबी स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, अपनी चाबी लगा के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे अगर आप अभी लंबा सा अगर एक ओम का साउंड अगर आप निकालो आंखें बंद करके 3 बार, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और अभी आप देखना आपका ऑरा चेंज हो जाता है। जितना आपके अंदर जैसे सांस हो, लंबी सांस खींच के ना,
उतना आप 3 बार ज़रा ओम निकालो लंबा। मैं 1 मिनट वीडियो को पॉज करता हूँ ज़रा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।